राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत किसको रखा जाता है? तो भारत में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को भी रखा जाता है, मंत्रिपरिषद को भी रखा जाता है, उपराष्ट्रपति को भी रखा जाता है, महान्यायवादी को भी रखा जाता है। तो ये चारों के चारों रखा जाते हैं। तो अब बस 3 क्वेश्चन आपने सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? संघीय कार्यपालिका तो भाग 3 में तो नहीं है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और ये भाग 5 में राष्ट्रपति वगैरह ये सब आते हैं। तो ये हो जाएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद से जानकारी मिलती है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये जानकारी हमें मिलती है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत हमको ये जानकारी मिलती है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो निहित होगी वो निहित होगी अपनी राष्ट्रपति के अंदर। ठीक है, राष्ट्रपति के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते, बाकी निर्वाचित इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा और केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सर्वनिर्वाचित सदस्य, निर्वाचित की बात की गई है, तो निर्वाचित जहाँ जहाँ होंगे वो शामिल होंगे। तो इसमें भी उक्त सभी आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ठीक है, चारों के चारों आंसर हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये तो आवश्यक ही है। 15,000 रुपये की जमानत राशि भी राष्ट्रपति को जमा करानी होती है। और अगर 1/6 मत नहीं ला पाता है टोटल वेद मतों में से, ठीक है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। ठीक है, और किसी लाभकारी पद पे ना हो। ठीक है, ये भी अपनी होता ही है कि लाभकारी पद पे उसका नहीं होना चाहिए। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा, यहाँ पे होगा मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश होगा, तो यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा। महाभियोग है। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आंसर याद रखिएगा, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ न्याय संसद में ही किया जाता है, यहाँ न्यायालय की शरण नहीं ली जाती है। संसद के द्वारा ही कमेटी निर्धारित की जाती है जो कि राष्ट्रपति के आरोपों की जांच करती है। इस कारण से इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ, अनुच्छेद 72 हो जाएगा। ठीक है, समाधान की शक्तियाँ। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? तो एक तो होता है संविधान के अनुरूप कार्य करने पर और विदेश यात्रा करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? अनुच्छेद 352 के तहत होता है राष्ट्रीय आपातकाल। बिल्कुल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भी होता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण, बिल्कुल आंतरिक अशांति शब्द होता है, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह हमने एक नया शब्द प्रयोग करने लगे हैं 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो वो जो शब्द है वो है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग अपन करने लग गए हैं। ठीक है, और ये अब तक 3 बार लागू किया जाए, बिल्कुल 3 बार लागू किया गया। सबसे पहले तो 1961 भारत चीन वार, 1965
में नहीं किया गया था 1965 में। तो 1961 का जो लागू संविधान था वही लागू संविधान 1965 के जो वार हुई थी भारत पाकिस्तान उसमें भी लागू रहा। 1971 की वार, ठीक है, 1971 की वार, और लास्ट में जाके हमारे पास जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है, वो 1973-4 जो भी था, ठीक है। भारत की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कौन से भाग में था? आपातकालीन शक्तियों का जो उल्लेख है वो जो आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख हम भाग 18 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, भाग 18। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित असंगत कथन को चयन कीजिए। असंगत कथन का चयन करना है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, ठीक है। राष्ट्रपति शासन है तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल जो हमारे पास अनुच्छेद 356 में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, राज्य शासन हो जाएगा। राज्यों में संविधान संकट उत्पन्न होने की राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन द्वारा लागू किया जाता है। ये राष्ट्रपति शासन संविधान संकट उत्पन्न होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। तो ये भी सही है। राज्य सरकार भंग हो जाती है और विधानसभा मूर्छित हो जाती है, ठीक है। राज्य सरकार भंग हो जाती है जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब, ठीक है। तो सभी का संगत हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। वित्तीय आपातकाल से संबंधित कथन सत्य है। तो वित्तीय आपातकाल कब लगता है? अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ये तो सही है, ठीक है। भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा हो तो ये लगता है, बिल्कुल वित्तीय स्थिति के कारण ये लगता है, ठीक है। वित्तीय स्थिति खराब होने पर यह लगता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर इसकी घोषणा करता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है वो इसकी लिखित लेता है या नहीं लेता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो मुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कंचनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 के बारे में बताना है। यह न्यायिक पूर्वालोकन के अधीन है, ठीक है। न्यायिक पूर्वालोकन के अधीन है या नहीं ये बताना है आपको, ठीक है। फिर अपना हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ठीक है। अपने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति का एक तरह से अध्यादेश मान लें तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो न्यायिक पुनरावलोकन उसका हो सकता है। अनुच्छेद 352 की घोषणा के प्रतिकूल इसे केवल आशंका के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसमें आपको पूरा कारण बताना होगा तभी आप इसको लागू कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आशंका के आधार पर ये लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कतिपय वस्तुनिष्ठ साक्ष्य अवश्य होने चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ साक्ष्य भी होने चाहिए। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 74(2) इस उद्घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74(2), ठीक है। तो अनुच्छेद 74(2) इसे न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है, ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अनुच्छेद 74(2) ये प्रधानमंत्री जो के संबंधित आर्टिकल है तो ये अलग ही है। तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को कौन निलंबित कर सकता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति जो होती है आपातकाल के समय वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति इसमें सर्वोपरि हो जाता है आपातकाल के समय, मतलब कि एक तरह से मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्र की एकदम हावी हो जाता है, यानी कि जो राष्ट्र केंद्र की कार्यपालिका है वो आपातकाल के समय हावी हो जाती है। जो राज्य सूची का जो विषय है उस पर भी अतिक्रमण जो है वो राज्य सूची जो है समवर्ती सूची की तरह कार्य करने लग जाती है और उस पर भी केंद्र सरकार के कानून मान्य
होने लग जाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट किसने कहा है? तो अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 356 को जो है वो सुरक्षा कपाट कहा है। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है। तो कथन जो है हमारे पास ये सही तो है, सही तो ये हो गया है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद में जोड़ा गया। गणतंत्रवाद क्या होता है? जिसमें कि जहाँ का राष्ट्रपति जो है जन के चुनाव होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं चुनाव द्वारा अगर राष्ट्रपति चुना जाता है तो वो एक गणतंत्र जो है राष्ट्र होता है। तो यहाँ जो है कि परोक्ष निर्वाचित होता है, इसका जो है दोनों सही है। तो दोनों सही तो ही है, और जो इसकी व्याख्या भी ये करता है। ठीक है। क्योंकि एक तरह वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति का परोक्ष निर्वाचन होता है, और अगर परोक्ष निर्वाचन हो रहा है तो राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन हो रहा है, तो निर्वाचन हो रहा है तो ये गणतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है। तो इस तरह से ये और आर दोनों ही सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। भारत का संविधान शासन प्रणालियों को के किस संयोग को लक्षणित नहीं करता है? ठीक है। कौन सी चीज़ भारत की संविधान शासन प्रणालियों में अंकित नहीं होती है? तो देखें अपन संघीय शासन प्रणालियों में, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसद है, और संघवात्मक व्यवस्था भी है, संसदीय भी है, और भारत राज्यों का संघ भी है। ठीक है। ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। फिर गणतंत्रात्मक, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, तो गणतंत्रात्मक हो जाएगा, और हमारे पास ये संसदीय भी हो जाएगा। अध्यक्षात्मक और गणतंत्रात्मक, तो हमारे यहाँ पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं है। ठीक है। बाकी हमारे पास सब है, तो हमारे पास जो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ये कथन किसका है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संविधान से धोखाधड़ी है? ठीक है। संविधान से धोखाधड़ी है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो हो जाएगा हमारे पास, ये के.टी. शाह का कथन हो जाएगा, के.टी. शाह का कथन हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन आगे चले। राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित असंगत कथन है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित कथन जो है असंगत कथन है हमको इसमें। तो राज्य मंत्री परिषद को हटाया जाना। ठीक है। तो राज्य मंत्री परिषद जो राज्य की सरकार होती है वो भंग हो जाती है, तो ये वाला सही हो गया। ठीक है। राज्य विधानसभा का विघटन हो जाता है, बिल्कुल राज्यसभा विधानसभा का भी विघटन हो जाता है। ठीक है। राज्य शासन को संघ सरकार द्वारा अधिकार में लेना। ठीक है। राज्य के जो शासन होता है उसे संघ सरकार अपने अधिकार में ले लेती है। ठीक है। स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होता है। ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारत की विधायी शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? भारत की विधायी शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा अपने, ये विधायी शक्तियों वाला वो हो जाएगा अपना। ठीक है। अनुच्छेद 79 में भी है, अनुच्छेद 85 में भी है, और अनुच्छेद 108 में भी है। तो यहाँ पे उक्त सभी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 79 में जो है संसद की परिभाषा है। ठीक है। संसद में जो है राष्ट्रपति भी शामिल होता है, तो एक तरह से उसकी विधायी पावर ही हो गई वो। ठीक है। फिर अनुच्छेद 85 में देखें तो संसद के अधिवेशन को आहूत कर और सत्रावसान करने की शक्तियाँ हैं। ठीक है। तो ये भी जो है विधायी शक्ति होगी संसद के सत्र को आहूत करने की। और 108 के तहत आपको पता ही है संयुक्त अधिवेशन की शक्तियाँ, जिसमें राष्ट्रपति दोनों जो है सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों अपने पास सही हो जाएंगे, तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।